6 नंबर क्वेश्चन मीटर है। कौन यहाँ पर? सुग्गी सुग्गी खाली देखते रहते हैं। नहीं मेरे दूर। अच्छा ठीक। चलो देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी पत्थर को किसी भवन की छत से गिराने पे कह रहा है यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करता है। ये है खिड़की। अब खिड़की है तो जमीन से सटा हुआ तो नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना, इतना ऊंचाई पे खिड़की, ठीक है। खिड़की भी कुछ ऊंचाई पे होगा, ये जमीन है ना, यानी पृथ्वी का सतह, ठीक है। ये हो गया जमीन, जमीन बोलो या पृथ्वी का सतह बोलो, है ना ये। अब यहाँ से जो ऊंचाई है खिड़की का वो कह रहा है 2 मीटर। रुको 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 रुको, ये कह रहा है 2 मीटर ऊंची खिड़की। मान लो कि ये खिड़की का ऊंचाई जो है वो 2 मीटर, खिड़की जो है वो कितना ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा खिड़की है ना। अब इस खिड़की को पार करने में कितना समय लगता है, तो 0.1 सेकंड। 2 मीटर ऊंचा खिड़की को 0.1 सेकंड में पास करता है, खिड़की को पास करता है, ध्यान से समझना, है ना। तो कह रहा है खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितनी ऊपर है, तो खिड़की का ऊपरी किनारा ये होगा, है ना। तो यहां से छत का ऊंचाई, मतलब ऐसे समझ लो, ये यहां से, है ना, यहां से खिड़की के ऊपरी सतह से इस छत का ऊंचाई पूछ रहा है, क्या होगा। ये है तुम्हारा खिड़की का ऊपरी सतह, खिड़की का नीचे का सतह ये हो जाएगा, है ना, नीचे का सतह, निचली सतह। सर लाइट ज्यादा। ठीक है, हाँ ठीक है यार। तो ये खिड़की का ऊपरी सतह, खिड़की का निचली सतह। अब तुमसे पूछ रहा है खिड़की का ऊपर के सतह से छत का ऊंचाई कितना होगा। फिगर दिख रहा है, ज्यादा छोटा है क्या फिगर? फिगर दिख रहा है कि छोटा है? ठीक है। चलो देखो, तो पहली बात की देखो, यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा खिड़की, मान लो कि ये खिड़की है ना, और इसी खिड़की को पास करने में जो समय लगता है वो कह रहा है 0.1 सेकंड लगता है। तो खिड़की को पास करेगा मतलब यहां से यहां तक पत्थर को गिराया जाता है ऊपर से, है ना, पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है छत से। तो जब गिरता है तो खिड़की का ऊपरी सतह और खिड़की का निचली सतह यानी पूरा खिड़की को पास करने में उसको 0.1 सेकंड लगता है, ठीक है, 0.1 सेकंड लगता है। और खिड़की का जो ऊंचाई है वो कह रहा है 2 मीटर ऊंचा खिड़की। एक बात बताओ, जब ऊपर से पत्थर गिरेगा तो यहाँ पर पत्थर का कुछ वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पर कुछ पत्थर का वेलोसिटी होगा। खिड़की के ऊपर वाला सतह पे गिरेगा तो पत्थर, आ? अरे जब छत पर से गिरेगा तो छत पर 0 होगा, जब यहां से गिरेगा तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन जब गिरेगा तो खिड़की के पास जब पहुंचेगा तो क्या उसका वेलोसिटी 0 होगा? बोल ही नहीं रहे हो क्या? हाँ, बोल रहे हैं आपका फिगर नहीं दिख रहा है। फिगर ना है, दिख रहा है। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ना फिगर दिख रहा है, नेटवर्क मेरे तरफ ठीक है, तुम्हारे तरफ नेटवर्क नहीं होगा। हाँ यही प्रॉब्लम। सेजल अमीता आ गई रे, वाह, इतना लेट से। अब कैसे पढ़ेगा? चलो देखो, अब ध्यान से समझो कि ऊपर जब छत पर से गिरेगा तब वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल शुरू वाला u 0 होगा। लेकिन छत पर से जब पत्थर गिरेगा तो पहले खिड़की के ऊपर वाला सतह पे आएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। और फिर वो नीचे वाला सतह तक पास करेगा, जब यहाँ से पास कर जाएगा तो कह रहा है ऊपर वाला सतह से यानी पूरा खिड़की को पास करने में 0.1 सेकंड लगता है। बात समझ में आया? यानी खिड़की के ऊपर वाला सतह पे आया और यहाँ से जब नीचे वाला सतह को पार कर गया तो खिड़की को पार करने में 0.1 सेकंड लगाया, और खिड़की कितना ऊंचा था, 2 मीटर ऊंचा था, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये पता करो कि यहाँ पर हमको तो निकालना है ऊपर से, छत से इसका ऊंचाई, तो वो तो बाद क्या चीज है। क्योंकि देखो अगर सोच करके देखो कि ऊपर वाला निकालना हो तो ऊपर वाला h निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है,
एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो कभी भी क्वेश्चन बनाना तो समीकरण लिख लेना और ढूंढने का कोशिश करना कि क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। अगर डायरेक्ट हम इस एच को निकालना चाहेंगे तो देखो दो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले देखेगा कि क्या फॉर्मूला में जो चीज की जरूरत है क्या सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले यहाँ देखो यूटी, तो हाँ भाई यू तो दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन टी नहीं दिया हुआ है कि कितना समय में यहाँ खिड़की तक पहुंचता है। तो यानी ये फॉर्मूला हम नहीं लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ एच भी निकालना है तो एच भी नहीं पता, और यहाँ टी भी नहीं पता है। तो एक समीकरण में अगर दो चीज नहीं पता हो तो वो नहीं बन पाएगा, है ना। एक समीकरण में दो चीज अननोन हो गया, दो चीज नहीं मालूम है हमको, तो वो समीकरण से नहीं निकलेगा, है ना। कम से कम एक चीज अननोन होना चाहिए तभी तो निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ रिजेक्ट हो गया। अब ये फॉर्मूला को देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर का मतलब अंतिम वाला, यानी यहां से गिरा और इसका ऊपर वाला सतह तक पहुंचा, वहां का वेलोसिटी, तो वहां का वेलोसिटी तो हमको पता ही नहीं है। वी स्क्वायर हमको नहीं पता। और यहाँ देखो एच है, जो एच निकालना है वो एच भी नहीं पता है। तो वी स्क्वायर भी नहीं पता, भी नहीं पता, एच भी नहीं पता, यानी यहाँ भी दोनों चीज नहीं पता है। तो सबसे पहला चीज, जब दो चीज नहीं पता है तो हम कोशिश करेंगे कि एच तो निकालना है, या तो हम इसको निकाल लें, तो हम इस फॉर्मूला में इसका मान रखेंगे तो एच निकल जाएगा, या तो हम टी निकाल लें, क्या टी निकाल लें, या तो टी को निकाल लें या भी को निकाल लें, यानी यहां से यहां तक जाने में लगा समय निकाल लें, या तो यहां पर वाला वेलोसिटी निकाल लें, क्योंकि u यहां है u और यहां है v, ठीक है। यहां से गिरा यहां पहुंचा, तो यहाँ u यहाँ v। अगर यहाँ वाला भी तब होगा जब यहाँ से गिराएंगे, क्योंकि अंतिम वेग को हम भी बोलते हैं। तो यहाँ वाला अगर पता रहेगा ना तो हम पूरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH से। बात समझ में आया इतना? नहीं। इतना नहीं समझ में आया? काहे रे, कहीं नहीं समझ में आया? यहाँ पर हम बोले कि h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला, हमको EH निकालना है। तो भाई ये H निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला। लेकिन दोनों फॉर्मूला में हम देखते हैं कि H के अलावा एक और चीज है जो हमको नहीं पता है। पहला फॉर्मूला में T नहीं पता है, दूसरा फॉर्मूला में भी नहीं पता है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको T पता रहेगा तभी लगा सकते हैं, और ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमको भी पता रहेगा, ठीक है। और भी का मतलब क्या है? भी का मतलब है जब ऊपर से गिराएंगे तो ऊपरी सतह जब खिड़की तक पहुंचेगा तो वहां पर वाला वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो वहां पर वाला भी वेलोसिटी हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमको कुछ चीज दिया है, यहाँ पे खिड़की को पास कर रहा है वो चीज दिया हुआ है। तो खिड़की को जब पास कर रहा है तो ये भी हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, एक हाइट है, ठीक है, ये एक हाइट है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो जब यहां से वस्तु गिरेगा और खिड़की के नीचे वाला भाग तक जाएगा तो यहाँ पर हमारा u हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा v हो जाएगा। तो वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला ले जहां पे एक वेलोसिटी से काम चल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया, देखो ये 2 मीटर दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है ना। तो अगर तुम इस फॉर्मूला को लगाओ, देखो h बराबर, ध्यान से देखो, पहले हम इसके लिए लगा रहे हैं खिड़की के लिए। अगर हम h बराबर यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर लगाएंगे तो देखो इस हाइट के लिए, खिड़की का जो हाइट है 2 मीटर है, यानी खिड़की का हाइट 2 मीटर है और इसको पास कर रहा है 0.1 सेकेंड में, तो u अगुने 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब प्लस हाफ g हमारा 9.8 गुने टी स्क्वायर, टी हमारा 0.1 है। ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम इस h को निकालने के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस खिड़की को पास करने में जो समय लगा है उसके लिए निकाल रहे हैं। अब खिड़की का ऊंचाई 2 मीटर है और h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है, तो u अगुने टी दिया हुआ है 0.1 सेकंड में पास करता है, हाफ इंटू जी 9.8 और टाइम का स्क्वायर। लेकिन यहाँ u नहीं पता है ना, यहाँ पर u हमें पता ही नहीं है, मालूम नहीं है।
ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। देखो इसको, H इक्वल टू, यहाँ पे U कौन सा U है, क्या ऊपर से गिर रहा है वो वाला U है, 0, बोलो रे। ये U जो है वो ये वाला है, छत पर से गिर रहा था तो शुरू में पत्थर, जब छत पर से गिरा रहा है पत्थर को तो छत पर से गिरेगा तो U 0 था, क्या वो वाला 0 है, 0 यहाँ लेंगे, ये 0 नहीं लेंगे। यहाँ पे U क्या होगा, खिड़की के ऊपर वाला U होगा और खिड़की के नीचे वाला सतह पे जब वेलोसिटी रहेगा वो V हो जाएगा। लेकिन खिड़की के ऊपर वाला सतह पर 0 नहीं होता है, 0 था छत पे, और छत पर से खिड़की तक पहुंचने में कुछ और वेलोसिटी होगा। तो जब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो छत, खिड़की के ऊपर वाला सतह पर U हो जाएगा और खिड़की के नीचे वाला सतह पे V हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ वाला U लिखेंगे तो ये निकलेगा, यहाँ से U निकालेंगे, U यहाँ क्या है, तो खिड़की के ऊपरी सतह का सतह पर पत्थर का वेलोसिटी है ना, 2 बराबर ये हो गया 0.1 U प्लस ये हो गया 0.5, हाफ का मतलब 0.5 गुने 9.8 और गुने 0.1 का स्क्वायर। अगर ठीक से देखो तो 0.1 U बराबर हो जाएगा, इधर 2 था और 2 में ये पूरा घट जाएगा, है ना। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 2 इक्वल टू 0.1 U प्लस इसको गुना कर लो, है ना, 0.5 9.8 और 0.1 का होल स्क्वायर है, इसको गुना करके देखो। ये तुम्हारा आ जाएगा 0.049 आ रहा है, ये आ रहा है 0.049 आ रहा है। ठीक है, अब जब ये आ रहा है तो इसको इधर लेके आओगे तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.049 इक्वल टू 0.1 U। ठीक है, और U बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको घटा लो, है ना, घटाने पे क्या आ रहा है, जो ले आ रहा है लिखो इसको, कितना आ जाएगा 0.951 अब बटा 0.1। ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे 19.51 क्या आ गया है, घटा कर देखो इसको, नाइनटीन पॉइंट 51 कितना आ रहा है, सब भाग गया रे, 10 मिनट लग जाता है सब लोग रे। ये इसका वेलोसिटी जो आया 19.51 मीटर पर सेकेंड आया है। ठीक है, कितना मीटर पर सेकेंड,
ये आया, ठीक है। ये u का मतलब ये u वो था जो खिड़की के ऊपर वाले सतह पर वेलोसिटी होता है। खिड़की के ऊपर वाले सतह पर जो वेलोसिटी है वो वाला ये u है ना। तो ये u निकल गया, यानी खिड़की के ऊपरी सतह पर जो वेलोसिटी होगा वो हमारा निकल गया, ठीक है। इसको अगर हम ये h निकालेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में यही हमारा v हो जाएगा, है ना। तो चलो फिर इसी फॉर्मूला को मींस फॉर्मूला को अब दूसरी बार अप्लाई करते हैं इस h को निकालने के लिए, है ना। तो उस h को निकालने के लिए h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इससे निकलेगा, टाइम से नहीं निकलेगा। थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v स्क्वायर क्या होगा, जब ऊपर छत पर से गिराएंगे तो छत पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और v हमारा क्या होगा, जो हमको निकालना है खिड़की के ऊपरी सतह से छत की ऊंचाई। तो ऊपरी सतह पर जो वेलोसिटी होगा वो हमारा v होगा, ठीक है। और ये v यही होगा जो हम u निकाले हैं। एक्चुअली उस केस के लिए ये u था, लेकिन इस केस के लिए ये v हो जाएगा, क्योंकि ये इस केस में जब छत पर से यहां तक गिरेगा तो उस केस में u होगा छत पर का वेलोसिटी, जबकि v होगा अंतिम वेग यानी ऊपरी सतह पर। और हम यहां पर जब निकाले थे तो ऊपरी सतह से निचली सतह तक के बीच क्यों निकाले थे, जब ऊपरी सतह से निचली सतह तक के लिए निकाले थे तो ऊपरी सतह वाला u और निचली सतह वाला v था, इसीलिए इसको हम u यहां बोले, क्योंकि ये ऊपरी सतह का वेलोसिटी था और निचली सतह का यहाँ के लिए v हो जाएगा। लेकिन यही u जब छत पर से गिराएंगे तो हमारे लिए v की तरह काम करेगा, जो कि 19.51 आया है, 19.51 आया है। इसका स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, u हमारा 0 है, जब छत पर से गिराएंगे तो वेलोसिटी 0 होगा। नेटवर्क नहीं है रे, एएस को लिख लो जीएच। सेजल ऑनलाइन से सबका एकाएक डिस्कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क नहीं है। मेरा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, अभी मम्मी थोड़ा सा मोबाइल ले ली थी। 2 इंटू जी इंटू एच। फुल नेटवर्क है। अच्छा चलो देखो यहां पर क्या किए, पहले खिड़की के लिए निकाले तो खिड़की का ऊपरी सतह पे u जो है ना, ऊपरी सतह वाला वेलोसिटी u होगा और अंतिम वेग निचली सतह पे होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो यहाँ पर u होगा और निचली सतह पर v होगा। और ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन कह रहा था कि नहीं ऊपरी सतह से छत कितना ऊंचा है, तो ऊपरी सतह से छत कितना ऊंचा है, तो यानी छत पर से हम गिरा रहे हैं वस्तु को, तो छत पर वाला जो वेलोसिटी होगा शुरू वाला वो 0 होगा। लेकिन जब ये वस्तु गिरेगा ना तो खिड़की के जैसे ही ऊपर वाला सतह पे पहुंचेगा तो यहाँ पर u होगा तो यहाँ पर v हो जाएगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि खिड़की के ऊपर वाला सतह यहाँ पे जब निकालेंगे तो u कहलाया, और यही u जब ऊपर से गिरा रहे थे तो यहाँ पर ये v कहलाएगा। वही वाला u यहाँ क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। इसलिए v के जगह पे इस u का मान रखें। u और v कुछ नहीं होता है, u और v का सीधा सा समझना है, इस प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v बोलेंगे। जब इस केस में ये इनिशियल वेलोसिटी था, लेकिन जब यहां से छत पर से यहां गिरा रहे हैं तो यही इनिशियल वेलोसिटी v में बदल जाता है, यानी अंतिम वेग हो जाता है, क्योंकि कंडीशन यहां से यहां तक के बीच का है ना। बात समझ में आया? हाँ समझ गए। तो v के जगह पे 19.51 यही वाला रखेंगे। u छत पर से गिरा रहे थे तो छत पर से जब गिराएंगे तो फ्री फॉल होगा, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। अब प्लस 2 टू जी हमारा 9.8 है और एच तो निकालना ही है ना। अब इसको आराम से गुना करो और बाकी भाग दो। एच बराबर देखो डायरेक्ट कर रहा है, एच बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8 सीधे इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और ये स्क्वायर है यानी 19.51 इंटू 19.51 और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 9.8। अब इसको भाग देना तुम्हारा काम, वैसे मोबाइल से देख करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 19.51 ये आ गया ऊपर में 380.64 और नीचे में आ गया, नीचे में तो आ गया 8×16 6 19.6।
19.6 से अगर भाग दे दो तो 19.4 आ जाता है। यही तुम्हारा हाइट है, इतना मीटर, 19.4 मीटर। बुक में तुम्हारा 19.6 मीटर दे रहा है। मेरा 19.4 आया, लगभग वही आया है, थोड़ा बहुत वैरी करेगा। 19.6 मीटर, मेरा 19.4 है, लगभग वही आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन अगर होगा ना तो बस इतना ही होगा, इसको 2 बार करके निकालना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक बार खिड़की को पास करने में इतना समय लग रहा है और खिड़की का ऊंचाई इतना है, तो यही एस हमारा हो गया, एच हो गया, एच इक्वल टू यू टी। यू हमको नहीं पता था, ऊपर वाला हिस्सा पर जब पत्थर गिरेगा तो यहाँ से फिर यहाँ तक तय करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पत्थर को तय करने में, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर को तय करने में इतना समय पत्थर ले रहा है। तो पत्थर का ऊंचाई, पत्थर खिड़की का ऊंचाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू हमारा ऊपर वाला वेलोसिटी, नीचे वाला वेलोसिटी भी होता है लेकिन यहाँ पर भी है नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ा। हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से यू मिला, यू कहने का मतलब हमको ये वाला वेलोसिटी मिला, यहाँ पर वाला खिड़की के ऊपर वाला हिस्सा वाला। ठीक है, अब जब खिड़की के ऊपर वाला हिस्सा वाला मिल गया तो खिड़की के ऊपर ऊपरी सतह पर वाला वेलोसिटी मिल गया, तो हम यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे कि छत पर से खिड़की के ऊपर के सतह तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो सॉरी, समय नहीं लगा, मीन्स पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। एच वाला फॉर्मूला 2 होता है, एक तीसरा समीकरण, एक दूसरा समीकरण। ये था हमारा दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, ये है गति का तीसरा समीकरण। दोनों से एच का मान मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमको टाइम नहीं था, इसलिए टाइम पता नहीं था, इसलिए ये समीकरण नहीं लगाया, हम तीसरा समीकरण लगाया बिना टाइम वाला। जहां टाइम नहीं पता हो तो हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो वी स्क्वायर, भी हमको पता था, भी यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से गिर रहा है यहाँ तक, तो यहाँ यू और यहाँ भी। यहाँ से गिर रहा है तो ये शुरू वाला वेग, और यहाँ पर पहुंच रहा है तो ये अंतिम वाला वेग। अब अंतिम वाला वेग अभी निकाले हैं, जो कि वहां के लिए यू था वो। ठीक है, तो यही भी यहाँ लिखा जाएगा 19.51। और यू छत पर से गिर रहा है ना, तो छत पर से फ्री फॉल है, ठीक है, वहां से गिराया जा रहा है, तो यू 0 हो गया, बाकी 2 9.8 और एच हमको निकालना था। ये एच निकला कहां से? छत से लेकर के तुम्हारा खिड़की तक, खिड़की के ऊपरी सतह तक का ऊंचाई। और अगर तुमको निचली सतह तक का ऊंचाई पूछेगा तो इसी में एक खिड़की का ऊंचाई जुट जाएगा 2 मीटर। अगर तुमसे पूछे कि छत से खिड़की के निचली सतह तक का ऊंचाई क्या है, तो ऊपरी सतह तक का, यहां तक का ऊंचाई इतना आया, तो निचला सतह तक 2 मीटर और खिड़की ऊंचा है, तो इसमें जुट जाएगा, अगर क्वेश्चन वैसा रहता तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल होता है ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। देखो टॉपिक जो है गुरुत्व बल और भार है। गुरुत्व बल मतलब, गुरुत्व बल का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो है हमारा वेट। तो गुरुत्व बल सीधा सा मतलब है कि गुरुत्व बल अगर पृथ्वी के लिए देखा जाए तो गुरुत्व बल किसी चीज का क्या होगा, यानी जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करेगा, यानी पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल जो होगा वही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, या उसी को हम गुरुत्व बल भी बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का तो फॉर्मूला होता है क्या? जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम फोर्स को दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, फोर्स इक्वल टू एम जी, यानी एम ए लिखते हैं और यहां पर हम एम ए नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? एम जी लिखेंगे, एम जी लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, ये फोर्स का फॉर्मूला है। हाँ, बल का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है। अब ध्यान से सुनो, ये जो बल है, ये जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये बल जनरल फॉर्म होता है बल का। ठीक है, ये भी इक्वल ही होता है उसी का। ये जो बल होता है ये डिपेंड, जैसे कि ये जो बल है, ये दो वस्तु, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने इसको क्लियर बताया था कि दो वस्तु के बीच में जो बल लगता है वो दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको कि न्यूटन ने बताया था ये क्या सा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये पूरे ब्रह्मांड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का
फॉर्मूला हो जाता है ना, यानी यूनिवर्सल फॉर्मूला ये हो जाता है दो वस्तु के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का। और ये जो फोर्स है ये हमारा पढ़े थे हम लोग 3rd चैप्टर में, है ना। ये न्यूटन के दूसरे गति नियम से ये फॉर्मूला आता है, एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, दूसरा नियम क्या था याद है? भूल गए। दूसरा नियम भूल गए तो भूलना नहीं चाहिए ना, उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नियम जो कहता है किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, याद है? संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, वहीं से आता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, यानी F इक्वल टू, हाँ, तो F इक्वल टू एम ए वहीं से आता है। तो ये हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। यानी किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो उसका द्रव्यमान को अगर त्वरण से गुना कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या, बल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर त्वरण जो हम लोग को पढ़ना है वो ये वाला त्वरण नहीं पढ़ना है, हमको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है वो त्वरण पढ़ना है। तो एम ए के जगह पे हम यहाँ पे एम जी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एम ए कब होता है, जब किसी पत्थर को, किसी बॉल को तुम धक्का दे दो तो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है ना, जनरेट हो जाता है, तो वहां पे एम ए लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो हम ना किसी पत्थर को मार रहे हैं, ना किसी पत्थर को फेंक रहे हैं, ना फुटबॉल को मार रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हेलो, जा रहा है आवाज? आवाज आ रहा है रे? हाँ आ रहा है आवाज। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ एक्सीलरेशन होता है। बल हम लगाते हैं तब त्वरण उत्पन्न होता है, किसी चीज बॉल को मारेंगे उस पर बल लगाएंगे तब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे बल जो है ऑटोमेटिक अर्थ के द्वारा लगता है, जब ऑलरेडी बल लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा उस चीज का, है ना, वो जो कि 9.8 आता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के केस में एक्सीलरेशन की जगह स्मॉल जी होगा, जिसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो कि गुरुत्व बल क्या होगा, तो गुरुत्व बल यही होगा, ये भी होगा, है ना। ये तो होता है जब दो वस्तु के बीच में लग रहा है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी वही चीज हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर सीधा सा बात बोले कि ये चीज अगर गिर रहा है, ये चीज अगर फ्रीली गिर रहा है, तो फ्रीली अगर गिरेगा तो इस पे जी तो अप्लाई होगा ही, 9.8 एक्सेलरेशन से ये गिरेगा ही। ठीक है, तो अगर इस पे कितना बल पृथ्वी लगा रहा है अगर सीधा सीधा निकालना हो तो इसके द्रव्यमान को, है ना, जितना केजी का ही रहे, है ना, उस केजी को इस जी से, स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो समझो यहाँ पे कि गुरुत्व बल जो होगा वो यही हमारा गुरुत्व बल भी है। ठीक है, अब कहता है कि पृथ्वी जो भी गुरुत्व बल लगाता है किसी वस्तु पे, वही गुरुत्व बल उस वस्तु का भार भी कहलाता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा बोलो कि गुरुत्व बल और भार दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, गुरुत्व बल और भार क्या है, सेम है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बराबर होता है भार का, भार के। बराबर बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, बराबर नहीं बल्कि दोनों एक ही चीज है, सीधा सा बात बोलो। ठीक है, दोनों यानी किसी चीज, होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, यानी अगर तुमको गुरुत्व बल और भार दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों सेम है। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी चीज को खींचता है वो गुरुत्व बल कहलाता है, और वह गुरुत्व बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर वेट का फॉर्मूला लिखे F बराबर mg लिखेंगे, लेकिन W मतलब वेट इक्वल टू अगर लिखना होगा तो इसको भी हम लिखेंगे mg। ठीक है, तो वेट का भी फॉर्मूला क्या होगा, mg ही होगा, और बल का भी फॉर्मूला mg ही होगा। ठीक है, अब कोई चीज अगर बोले कि चलो एक पत्थर है 1 केजी का, ये 1 केजी का बटखरा देखे हो ना, 1 केजी का बटखरा है, तो 1 केजी का बटखरा का अगर तुमसे पूछे उसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान होगा 1 केजी, द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो अगर द्रव्यमान 1 केजी है, तो अगर तुमसे पूछे कि 1 केजी द्रव्यमान का, पूछेगा 1 केजी द्रव्यमान के वस्तु का भार कितना होगा, तो बताओ इसका भार कितना होगा। अगर उसका द्रव्यमान 1 केजी है तो भार कितना होगा,
ऐसे तो सीधा सीधा भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि कै कितना भारी है रे, तो 1 kg भारी है। तो 1 kg भार है बोलते जरूर है, लेकिन द्रव्यमान 1 kg हुआ। अगर भार बोलना रहे तो दो चीज बोलोगे, या तो बोलोगे 1 kg भार, या भार तो भी बोलोगे सिर्फ, ना होगा। जब एक लिखेंगे ना, एक लिखेंगे ना, समझना इसको, अगर भार लिखना हो तो दो तरीका होता है लिखने का, है ना। भार लिखना होगा तो दो तरीका, एक तरीका होगा अगर एक लिखेंगे तो सिर्फ केजी नहीं लिखेंगे, ये द्रव्यमान हो गया, 1 kg और डैश देकर के यहां लिखेंगे भार, या 1 kg वेट लिखेंगे, ठीक है, 1 kg वेट लिखेंगे, WEIGHT, ऐसे लिखेंगे। और अगर ऐसे नहीं लिखे, तो केजी और द्रव्यमान वेट दोनों, द्रव्यमान लिखोगे तो सिर्फ केजी लिखोगे, और जब भार लिखोगे, वेट लिखोगे, तो 1 kg के साथ तुमको वेट भी लिखना होगा, लेकिन बुक में ऐसे तुमको कम लिखा रहेगा, ऐसे नहीं लिखा रहता है, और नहीं तुम्हारा आंसर ऐसे देगा अगर वेट निकालना हो तो देखो वेट क्या होगा, वेट इक्वल टू निकालना होगा, भार निकालना होगा, तो होता है फॉर्मूला mg, जो होता है बल का, m इंटू जी, ठीक है। अब मास हमारा था 1 kg और जी कितना था 9.8, यही ना था, यानी हमारा होगा 9.8, कितना होगा, एक से गुना करोगे तो 9.8। अब ध्यान से समझो, जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो भार का भी मात्रक होता है न्यूटन। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहता है कि भार कुछ नहीं बल ही है, भार एक प्रकार का बल है, तो किस प्रकार का बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। भार क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो भार कुछ नहीं होता है, बल होता है, बल को ही हम भार बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को भार बोलते हैं। यानी अगर भार पूछे तो 1 kg द्रव्यमान का अगर भार पूछे तो तुम बताओगे 9.8 न्यूटन उसका भार होता है, ठीक है। समझ के अगर तुमसे पूछे कि 10 kg का एक वस्तु है, कितना केजी का 10 kg एक वस्तु है, 10 kg का वस्तु है, ऐसे 10 kg, अगर पूछेगा कि इसका भार कितना है, तो भार भार 10.8 को गुना कर देंगे। 9.8 से गुना करेंगे, है ना, क्योंकि वेट जो होगा वो mg होता है, यानी यम हमारा कितना है 10 गुने 9.8, तो 9.8 को 10 से गुना करो तो 98 हो जाएगा, 98, 98 न्यूटन होता है इसका भार। और यही हम ऐसे दिखाते हैं किसी चीज को भार को, mg, भार mg लिखते हैं, इक्वल टू 98 न्यूटन। तो क्या 10 kg और 98 न्यूटन में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है ना। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान जो है वो हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है, या फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बोलो फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला चैप्टर में 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ना है, जिसमें से एक है द्रव्यमान, और जबकि भार, भार फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। भार क्या, अगर कोई तुमसे पूछे कि भार क्या है, तो सीधे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल ही भार होता है। किसी वस्तु पे पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है, जो कि mg के इक्वल होता है, तो वेट इक्वल टू mg, है ना। और पूछे तुमसे कि अच्छा ये बताओ भार का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन, जबकि द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक केजी और भार का मात्रक एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, क्या न्यूटन होगा, न्यूटन। न्यूटन क्योंकि हम जान रहे हैं कि भार तो बल ही होता है, गुरुत्व बल होता है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक वही होगा जो गुरुत्व बल का होगा, यानी न्यूटन होगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछता है, ठीक है। पूछता कहाँ है, हम तो एग्जाम देते थे बीसीईसी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कितना बार, क्वेश्चन बैंक में हम देखे हैं, ठीक है। बिहार का जब इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है तो उसमें ये पूछ देता है कभी कभी, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछ देता है, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि वेट का कितना क्या होता है, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हड़बड़ी में लोग केजी मार देता है। वेट तो केजी होता है, तो वेट केजी नहीं होता है, वेट न्यूटन होता है, ठीक है। यही है तुम्हारा भार या गुरुत्व बल।
अच्छा ध्यान से देखो, हो गया, ये स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिए स्क्रीन।